रूस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। रूस की क्रांति है एससीईआरटी का नहीं है, ना ही एनसीईआरटी का है। यह नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद हम एससीईआरटी का करेंगे और एससीईआरटी के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो इससे हमारे जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्षेत्र में। तो रूस की क्रांति से क्वेश्चन आते हैं। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस क्रांति सबको पता है 1917 में हुई थी, ठीक। उससे पहले के बारे में समझते हैं कि रूस में क्या हो रहा था कि रूस में क्रांति की शुरुआत हुई। तो रूस में किसका शासन था? तो रूस में जार शाही का शासन था। और रूस के जितने शासक हुए थे सब बहुत निरंकुश थे, यानी कि जो रूस में जितने भी शासक हुए सब शासक बहुत निरंकुश थे। वहाँ पे एक शासक था जिसने कहा था कि जार जो है वह रूस का एकाधिपति है। किसने कहा था कि जार जो है वह रूस का एकाधिपति है? तो यह बात ईवान ने कहा था। किसने कहा था? ईवान कहा था, ईवान चतुर्थ ने कहा था, ठीक। और इसका शासन पीरियड कब है? तो 1530 से लेकर 1584 ईस्वी में ये शासन था। ईवान चतुर्थ क्या कहता है? कहता है कि जार जो है वह रूस का एकाधिपति है। तो बहुत विद्वान थे जो कहे थे, राजा भी बहुत सारी बातें कहें, तो हम याद कैसे रखेंगे कि नहीं किसने क्या कहा था। तो ईवान कह रहा है, तो ईवान को हम जोड़ेंगे तो ई क्या हो जाएगा? ई1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई1 मतलब ईवान। तो ई का मतलब क्या हो जाएगा? ई जैसे हम समझते हैं ना, इशारा करते ई1 मतलब एक, तो ई क्या है? एक है। तो कौन कह रहा है कि ई एक है? तो जार जो है वह क्या है? रूस का जार जो है वह एक है, एकाधिपति है, ठीक है। यह बात किसने कहा? तो ईवन कह रहा है। तो ईवान चतुर्थ कह रहा है। ईवान चतुर्थ क्या कह रहा है कि जार का जो रूस है वह एकाधिपति है, ठीक। पीटर महान जो था उसने क्या कहा था? तो पीटर महान ने कहा था कि जार जो है दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसको अब कैसे याद? अभी कहा ना कि जो राजा थे सभी कुछ ना कुछ बात कहेंगे, तो हमको याद कैसे रखना है? तो याद रखने के लिए ट्रिक बनाएंगे तभी तो याद रहेगा। हम उसको एक दूसरे से जोड़ेंगे, ठीक, क्योंकि हमें तो इतना लर्न कर नहीं पाएंगे कौन राजा क्या कहा था। पूछ दिया तो हम फंस जाएंगे। तो एक दो का भी अगर याद रहेगा तो ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं। तो पीटर महान, भाई जो महान है तो वो दूसरे के लिए उत्तरदायी क्यों करेगा? जैसे मैं महान हो गया, मेरे पास सब कुछ चीज़ें हैं, कोई आके मेरे से पूछ रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैं उसको उत्तर दूंगा। तो वही कह रहा है कि पीटर महान क्या कह रहा है? पीटर महान कह रहा है कि जार जो है वो दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि पीटर महान है। तो जो पीटर महान है भाई, इतना महान काम कर रहा है, तो इसको हम पता करेंगे कब शासन पीरियड है। तो इसका शासन पीरियड कब है? 1682 से लेकर 1725 ईस्वी तक इसने शासन किया था। पीटर महान किसके साथ अपने संबंध स्थापित किए थे? तो पीटर महान ने पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। पीटर महान ने किस शहर की स्थापना की थी? तो पीटर महान ने सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की थी। हम बहुत बार नाम सुने हैं सेंट पीटर्सबर्ग का, आप भी नाम सुने हो सेंट पीटर्सबर्ग का। तो नाम जब सुने हो आप उसका, तो भाई अनुमान तो लगाओ उसकी स्थापना किसने की होती? तो सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना किसने की? तो पीटरबर्ग। तो पीटर महान, पीटर्सबर्ग नाम से ही मैच कर रहा है, तो पीटरबर्ग की स्थापना कौन करेगा? तो पीटर महान करेगा, ठीक है। और इसी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना 27 मई 1703 को की गई थी। किसने किया था? तो पीटरबर्ग प्रथम ने किया था। और यह किस नदी पे स्थित है? तो यह नेवा नदी पे स्थित है। पहले यह स्वीडिश शासन के अधीन एक क्षेत्र पर था। पीटर्सबर्ग किस नदी पे स्थित है? तो नेवा नदी पे स्थित है। यह रूसी साम्राज्य की राजधानी कब से कब तक थी? तो 1712 से लेकर 1918 तक यह रूस की राजधानी रही थी। यह पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति और रूस के बीच एक पुल के रूप में काम करता था। यह रूस की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। यानी रूस की सांस्कृतिक राजधानी किसको माना जाता है? तो पीटर्सबर्ग माना जाता है। यानी इसके बारे में इतनी सारी जानकारियाँ मिल गई हमें। आधुनिक रूस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का जन्मदाता पीटर महान को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो पीटर महान को माना जाता है। कैथेराइन महान जो थी वह भी अति निरंकुश शासिका थी। सब तो निरंकुश ही थे, अच्छे कौन थे? अलेक्जेंडर प्रथम के बारे में बात करेंगे। तो अलेक्जेंडर प्रथम का शासनकाल कब से कब माना जाता है? तो 1801 से 1825 तक अलेक्जेंडर प्रथम का शासनकाल था। अलेक्जेंडर प्रथम किसका समर्थक था? तो अलेक्जेंडर प्रथम सैन्यवाद का समर्थक था। और इसने किस किस अधिनियम के द्वारा सीनेट के जो अधिकार दिए गए थे, सीनेट क्या होती है? जो संसद बोली जाती है, सीनेट कहाँ की? रूस की, के आधार पे कुछ बचे हुए जो अधिकार उनके पास थे उसको भी छीन लिया था। तो किसके अधिनियम से? तो 2 अप्रैल 1801 को चार्टर ऑफ नोबिलिटी के द्वारा इसने उनके अधिकार भी छीन लिए थे। अलेक्जेंडर प्रथम का मंत्री कौन था? तो अलेक्जेंडर प्रथम का मंत्री था सेपारास्की। क्या नाम था? सेपारास्की नाम था। इसका काल कब से था? तो 1809 से 1812 तक के काल को सेपारास्की का काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेपाराक्सी ने एक विधानसभा की स्थापना की थी। विधानसभा की स्थापना किसने की थी? तो सेपाराक्सी ने की थी। और विधानसभा को क्या कहा जाता था? तो विधानसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। इसकी स्थापना किसने की थी या बनाया किसने था? तो सेपाराक्सी ने बनाया था। राज्य परिषद के पास कौन से अधिकार नहीं थे? तो राज्य परिषद के पास कार्यकारी और न्यायिक अधिकार नहीं थे। अलेक्जेंडर ने अपने शासनकाल में कौन से 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे? तो अलेक्जेंडर प्रथम ने अपने काल में सैनिक उपनिवेशों की पद्धति में सुधार किया और कृषि दास प्रथा में आंशिक सुधार किया था। अलेक्जेंडर प्रथम के काल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र किसान अस्तित्व में आए थे, ठीक है। किसके काल में जो किसान थे?
वह स्वतंत्र किसान के रूप में अस्तित्व में आए थे तो अलेक्जेंडर प्रथम के काल में कितने किसान स्वतंत्र हुए थे? तो 37,000 किसान जो थे वो दासता से मुक्त हुए थे। किसके काल में? अलेक्जेंडर प्रथम के काल में 37,000 किसान जो थे वो दासता से मुक्त हुए थे। अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर जेंडर प्रथम। जेंडर प्रथम में कौन आता है? तो जेंडर प्रथम में लेडीज़ पहले आती हैं, ठीक है, बोला जाता है ना कि लेडीज़ फर्स्ट। तो जेंडर प्रथम, तो अलेक्जेंडर प्रथम के समय में कितने किसान मुक्त हुए थे? तो 37,000 किसान मुक्त हुए थे। निकोलस द्वितीय का काल कब, निकोलस प्रथम का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1825 से 1855 तक निकोलस प्रथम का काल माना जाता है। निकोलस प्रथम क्या कहता है कि निकोलस प्रथम कहता है कि कानून का स्रोत जो है वह सम्राट होता है। निकोलस प्रथम क्या कहता है? तो निकोलस प्रथम कहता है कि कानून का स्रोत सम्राट होता है। किसके काल में दिसंबर विद्रोह हुआ था? तो निकोलस प्रथम के काल में दिसंबर विद्रोह हुआ था या दिसंबर क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति कब हुई थी? तो 1825 में हुई थी, यानी कि जिस समय राजा बना था उसी समय विद्रोह भी हो गया था। निकोलस प्रथम किसका अध्यक्ष बनना चाहता था? तो निकोलस प्रथम प्रशासन का अध्यक्ष बनना चाहता था। इसीलिए क्या कहता है कि कानून का प्रथम स्रोत क्या है? तो कानून का प्रथम स्रोत सम्राट है, तो इसीलिए प्रशासन का अध्यक्ष बनना चाहता था। उदारवादी विचारधारा की सबसे पहली अभिव्यक्ति कब देखने को मिलती है? तो उदारवादी विचारधारा की सबसे पहली अभिव्यक्ति 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशक में देखने को मिलती है। तो इस तरह से उदारवादी की पहली विचारधारा किसके समय देखने को मिलती है? तो निकोलस प्रथम के साथ काल में होती है। फ्रीमेशन आंदोलन, फ्रीमेशन आंदोलन जिसे गुप्त संसद भी कहा जाता है, किसके दौरान हुआ था? तो निकोलस प्रथम के दौरान हुआ था। फ्रीमेन आंदोलन या गुप्त संसद का आंदोलन क्या कहलाता है? तो इस दौरान रूस में कई गुप्त समितियों की स्थापना की गई थी। रूस में गुप्त समितियों के सदस्य कौन होते थे? तो रूस में गुप्त समितियों के सदस्य वे सैनिक या अधिकारी होते थे जो कम वेतन पर राजा के कठोर आदेशों का पालन करते थे। इसी कारण 15 भागों में, क्या कारण था कि 15 भागों में एक नई कानूनी संहिता कब बनाई गई थी? 1833 में बनकर तैयार हुई थी। कितने भागों में? 15 भागों में एक नई कानूनी संहिता 1833 में बनकर तैयार हुई थी। इस कानूनी संहिता को किस नाम से जाना जाता था? तो इस कानूनी संहिता को रूसी साम्राज्य के कानूनों का पूर्ण संग्रह कहा गया था। कब बना था? तो 1833 में बना था। और कितने भागों में थी? तो 15 भागों में थी। अब बात करेंगे अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में। अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन पीरियड कब से था? तो 1855 से 1881 ईस्वी तक अलेक्जेंडर द्वितीय था। यह निकोलस प्रथम का पुत्र था। इन्होंने रूस में कई बदलाव किए, इसलिए इसे मुक्ति दिलाने वाला जार कहा जाता था। मुक्ति दिलाने वाला जार किसे कहा गया है? तो मुक्ति दिलाने वाला जार अलेक्जेंडर द्वितीय को कहा जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय, मुक्ति दिलाने वाला जार अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय, मुक्ति दिलाने वाला जार अलेक्जेंडर द्वितीय, मुक्ति दिलाने वाला जार अलेक्जेंडर द्वितीय। 1855 से 1881 इसके काल को महान सुधारों का युग कहा जाता है। किसके काल को महान सुधारों का युग कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय के कालों को महान सुधारों का युग कहा जाता है। कौन सा जार था जिसने कृषि दासों को स्वतंत्रता दिलाए जाने के विचार में पूरी तरह से सहमत था? तो वह था अलेक्जेंडर द्वितीय था। कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय था। और जेंडर प्रथम के समय कृषि दास स्वतंत्र हुए थे, बस कुछ सुधार हुए थे, आंशिक रूप से सुधार किया था। लेकिन अलेक्जेंडर द्वितीय क्या करता है कि कृषि दासों को स्वतंत्रता दिलाने जाने का पूर्ण सहमत था, लेकिन कुलीन वर्ग के हितों की भी रक्षा करना चाहता था। कृषि दासों की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो कृषि दासों के स्वतंत्रता की घोषणा 15 जनवरी 1859 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 15 जनवरी 1859 को एक राजज्ञा के द्वारा की गई थी। किसके समय में? अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में। इसके लिए कितने अधिनियम पारित किए गए थे? तो इसके लिए 22 अधिनियम पारित किए गए थे। यानी कृषि दासों की स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने अधिनियम पारित किए गए थे? तो 22 अधिनियम पारित किए गए थे। अलेक्जेंडर द्वितीय के विरुद्ध जो आंदोलन हुए थे उसको किस नाम से जाना जाता है? तो निगलिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये निगलिस्ट आंदोलन जो हुआ था, तो ये निगलिस्ट कौन थे? तो ये निगलिस्ट जो थे रूस के उग्र सामाजिक नागरिक थे। कौन से नागरिक थे? तो सामाजिक नागरिक थे, यानी समाजवादी नागरिक थे। अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या इन्हीं निगलिस्टों ने की थी, यानी कि जो रूस के थे, यानी ये जो निगलिस्ट कौन थे? रूस के थे, सामाजिक नागरिक थे। और इन्होंने अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। कहाँ पे की थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग में की थी। कब करी थी इनकी हत्या? तो 13 मार्च 1881 को इनकी हत्या कर दी थी। 13 मार्च को कहाँ पर? सड़क पर की थी। निकोलस द्वितीय की हत्या करने वाला क्रांतिकारी दल कौन था? तो निकोलस द्वितीय का हत्या करने वाला क्रांतिकारी दल पीपुल्स बिल बकूनिन था। कौन था? पीपुल्स बुल बकूनिन था। और मारने वाला व्यक्ति कौन था? तो मारने वाले व्यक्ति का नाम था माइकल बकूनिन। और दूसरा व्यक्ति जो था जिसने हत्या करी में भाग लिया था तो पीटर लेब्रो था। कौन था? पीटर लेब्रो और माइकल बकूनिन था, जिसने अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या की। कब की? 13 मार्च 1881 को। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग के सड़क पर की थी हत्या। अब उसके बाद कौन शासक बनता है? तो जार अलेक्जेंडर तृतीय राजा बनता है। कौन बनता है? जार अलेक्जेंडर तृतीय राजा बनता है। कब से?
1881 से लेकर 1894 ईस्वी तक। अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद कौन राजा बनता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय के बाद अलेक्जेंडर तृतीय राजा बनता है। कब शासन करता है? तो 1881 से 1894 तक। अलेक्जेंडर तृतीय ने अपने पिता की हत्या के कारण क्या संकल्प लिया? तो अपने पिता की हत्या के कारण संकल्प लिया कि रूस का शासन कठोरता से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? रूस का शासन कठोरता से ही चलाया जा सकता है। लेकिन उसने क्या कहा था? तो निकोलस नहीं, अलेक्जेंडर तृतीय ने कहा कि संवैधानिक शासन जो है हमारे युग का महान राजनीतिक झूठ है। किसने कहा था कि संवैधानिक शासन युग हमारे शासन का या हमारे युग का महान राजनीतिक झूठ है? तो अलेक्जेंडर तृतीय ने कहा था। अलेक्जेंडर तृतीय ने एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था। किसने एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था? तो अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। भाई देने लाजमी है, उसके बाप की हत्या कर दिए तुम लोग, और तुम लोग सोचो कि नहीं वो उदारवादी रीति ही अपनाएगा। वो बेचारा तो कुछ काम कर भी रहा था। कृषि को पूर्ण रूप से दासता से मुक्त कराने के लिए बिल भी पास किया था। बहुत सारे सुधार भी कर रहे थे। सुधार का युग भी कहा जाता, उसके काल को महान सुधार का युग कहा जाता था। उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी जाती है। तो भाई उसके बाद उसका बेटा आएगा तो गुस्सा करेगा ही। तो वही तो गुस्सा कर रहा है अलेक्जेंडर तृतीय। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया? तो अलेक्जेंडर तृतीय ने दिया था। कॉमन सी बात है। और इसने क्या कहा था कि जो संविधान है वो हमारे युग का सबसे महा राजनीतिक झूठ है। किसके द्वारा पहली बार रूसीकरण को योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास किया गया था? तो वह था अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय द्वारा शांति प्रिय न्यायाधीशों को हटाकर लैंड कैप्टन को नियुक्त किया गया। लैंड कैप्टन कौन होते थे? तो ये सामंत होते थे। यानी कि शांति प्रिय न्यायाधीशों को हटाकर किसकी नियुक्ति की गई? तो लैंड कैप्टन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, लैंड कैप्टन कौन होते थे? तो सामंत होते थे। भाई ये क्या कर रहा था? इतना गुस्सा हो गया था अपने बाप की मृत्यु की वजह से कि इसने जो शांति प्रिय न्यायाधीश थे उनको भी हटा के भगा दिया। उनकी जगह किसको लेके आया? लैंड कैप्टन को लेके आया। अलेक्जेंडर तृतीय ने स्लाव संस्कृति और भाषा तथा रीति एवं परंपराओं को सम्मानजनक स्थापित किया। एक चीज़ नोटिस करना, जब भी लगे कि कोई भी प्रक्रिया एकदम गुस्सेल रूप के जैसे अपनाई जा रही है, यानी कि सब कुछ रूस 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 ही किया जा रहा है, हर जगह रूस ही किया जा रहा है, तो समझ जाना कि वो प्रक्रिया किसने किया था? तो अलेक्जेंडर तृतीय ने किया था। और जब सुधार की बात आती है तो सुधार की बात आएगी तो अलेक्जेंडर द्वितीय करेगा। आंशिक रूप से सुधार किसने किया था? तो कौन था? जेंडर प्रथम था, अलेक्जेंडर प्रथम था। अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु कब होती है? तो अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु 1894 में हो जाती है। अलेक्जेंडर तृतीय के बाद कौन राजा बनता है? तो निकोलस द्वितीय राजा बनता है। कब? 1894 से 1917 तक रूस के जार के रूप में सत्ता का संचालन करता है। कौन? निकोलस द्वितीय। निकोलस प्रथम का वक्तव्य क्या था? याद है? निकोलस प्रथम का वक्तव्य था कि निकल पहले यहाँ से। निकोलस प्रथम निकल पहले यहाँ से। कानून का स्रोत कौन है? तो कानून का स्रोत सम्राट है। यह बात किसने कही थी? तो निकोलस प्रथम ने कही थी। रूस में क्रांति की पृष्ठभूमि एवं समाजवाद का विकास। सोशल डेमोक्रेट के लोगों ने अपने पहले सम्मेलन का आयोजन कब किया था? तो सोशल डेमोक्रेट के लोगों ने अपने पहले सम्मेलन का आयोजन मार्च 1898 ईस्वी में किया था। कौन? सोशल डेमोक्रेट के लोगों ने। कहाँ पे किया था? तो मिन्स्का में किया था। कहाँ पे? मिन्स्का में किया था। सोशल डेमोक्रेट के लोग थे जो, तो ये किसका समर्थन में थे? तो ये मजदूरों के समर्थन में थे। इसलिए जितने भी समूह थे उन सबको मिलाकर समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर दल का गठन किया गया। किस बैठक में? तो सोशल डेमोक्रेट की बैठक में किस का गठन किया गया? तो समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर दल का गठन किया गया था। इस दल के कार्यक्रम की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो इस दल के कार्यक्रम की रूपरेखा स्ट्रब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? स्ट्रब ने बनाई थी। स्ट्रब द्वारा जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई थी, इसमें किस बात पर बल दिया गया था? तो इसमें कहा गया था कि रूस की आज़ादी के संघर्ष में औद्योगिक श्रमिकों की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। बात किसने तैयार की थी? तो स्ट्रब ने कहा था कि रूस की आज़ादी के संघर्ष में औद्योगिक जो श्रमिक हैं उनकी भी भूमिका इसमें होनी चाहिए। यदि अधिवेशन असफल रही, क्योंकि यह अधिवेशन क्या रहा था? असफल रहा था। असफल होने के पीछे का कारण क्या था? कि इस दल के प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। RSDLP ने अपनी बैठक कहाँ शुरू की थी? तो ब्रुसेल्स में बैठक शुरू की। कब? 1930 में नहीं, 1903 में की थी। कब की थी? 1903 में पहली बैठक की थी इन्होंने। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। कब? 30 जुलाई से 23 अगस्त 1903 तक आयोजित किया गया था। RSDLP का पूरा नाम क्या होगा? तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। पहली बैठक ब्रुसेल्स में बेल्जियम से शुरू होती है। कब? 30 जुलाई से 23 अगस्त 1903 तक होती है। और इसकी समाप्त कब होती है? तो इंग्लैंड में समाप्त होती है। कब? 1907 में। यानी कि लंदन में सम्मेलन ने इस दल ने यथार्थ रूप धारण किया था। यानी कि RSDLP ने कहाँ पे यथार्थ रूप धारण किया था? तो लंदन में। कब? 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? तो इस पार्टी की स्थापना हुई थी
1898 में कब हुई थी? 1898 में हुई थी इस पार्टी का स्थापना। 1903 में विपक्ष के लोगों ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो 1903 में विपक्ष के लोगों ने यूनियन ऑफ लिबरेशन नामक संस्था की स्थापना की थी। इन लोगों के द्वारा लिबरेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। यह पत्रिका विदेश में प्रकाशित की जाती थी। यही कारण है कि यही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो विपक्ष के लोगों ने, जिन्होंने यूनियन ऑफ लिबरेशन की स्थापना करी थी। यूनियन ऑफ लिबरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। सामाजिक प्रजातांत्रिक दल का गठन किसने किया था? यानी कि सामाजिक प्रजातांत्रिक दल का गठन किसने किया था? तो जॉर्ज प्लेखेनोव ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज प्लेखेनोव ने किया था। सामाजिक प्रजातांत्रिक दल का गठन किसने किया था? तो जॉर्ज प्लेखेनोव ने किया था। प्लेखेनोव ने किया था सामाजिक प्रजातांत्रिक दल का गठन। सामाजिक प्रजातांत्रिक दल का गठन जो जॉर्ज प्लेखेनोव ने किया था वह किसके सिद्धांतों के आधार पर किया था? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर। कब किया था? 1898 ईस्वी में किया था। रूस में मार्क्सवाद को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस में मार्क्सवाद को स्थापित करने का श्रेय जॉर्ज प्लेखेनेव को दिया जाता है। कब? जब इसने 1898 में सामाजिक प्रजातांत्रिक दल का गठन किया था तभी। रूस में मार्क्सवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रूस में मार्क्सवाद का प्रवर्तक प्लेखेनेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्लेखेनेव को माना जाता है। प्लेखेनेव रूस में श्रमिक के नेता थे। किस हिस्से में था? तो प्लेखेनेव जो था वह दक्षिणी रूस में था। किसमें? दक्षिणी रूस में श्रमिकों का नेता था। कार्ल मार्क्स के ग्रंथों का रूसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो प्लेखेनेव ने किया था। कब किया था? 1889 ईस्वी में किया था। ऐसा नाम हो रहा प्लेखेनेव का। प्लेखेनेव का किस राज्य में था? तो दक्षिणी रूस में था। दक्षिणी रूस में प्लेखेनेव। कहाँ पे था प्लेखेनेव? दक्षिणी रूस में था। दक्षिणी रूस में था कौन? प्लेखेनेव। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1902 में हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी? वामपंथी समूहों के अंतर्गत हुई थी। यानी कि किस पार्टी की स्थापना वामपंथी समूहों के अंतर्गत हुई थी? तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1902 में हुई। एक थी सामाजिक प्रजातांत्रिक थी। तो सामाजिक प्रजातांत्रिक जो थी वो प्लेखेनेव की थी, जो रूस के सिद्धांत पे आधारित थी। और एक थी सामाजिक क्रांतिकारी थी। तो जो क्रांतिकारी थी वह किस पे आधारित थी? तो वामपंथी के विचारों पे आधारित थी। क्रांतिकारी, वामपंथी, प्रजातांत्रिक, रूस के विचार पर आधारित। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। प्रजातांत्रिक वाले की स्थापना कब हुई? 1898। और क्रांतिकारी वाली की स्थापना कब होती है? तो 1902 में होती है। किस पार्टी ने अपने कार्यक्रम में सभी भाषा के लोगों को समान नागरिक अधिकार देने की बात करता है? तो क्रांतिकारी पार्टी जो थी, जिसकी स्थापना 1902 में होती है। और ये अधिकार देने की बात कौन से कार्यक्रम में करता है? तो 1905 में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का लंदन में द्वितीय सत्र या अधिवेशन का आयोजन किया गया था। यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का लंदन में आयोजन कब किया गया था द्वितीय सत्र या अधिवेशन का? तो 1903 में किया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी। तीन पार्टी, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक पार्टी हुई, प्रजातांत्रिक प्लेखेनेव, ठीक है, उसने करी थी। समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1902 में हुई थी। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? इसी द्वितीय अधिवेशन के दौरान यानी 1923 में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी कितने भागों में विभाजित हो गई? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी 1903 में 2 भागों में विभाजित हो गई। किसके? तो इनके विचार के आधार पर हो गई थी। तो कितने भागों में? बोल्शेविक बहुसंख्यक भाग में जो थे बोल्शेविक, और मेंशेविक जो थे वह अल्पसंख्यक में थे। बोल्शेविक में कौन कौन थे? तो बोल्शेविक में लेनिन और ट्राटस्की थे। और मेंशेविक में कौन थे? तो प्लेखेनेव थे और मार्टेव थे। इनको बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक कहा जाता है। बोल्शेविक ज़्यादा बोलता है इसलिए बोल्शेविक। लेनिन ज़्यादा बोलता है, ट्राटस्की ज़्यादा बोलता है इसलिए बहुसंख्यक में थे। और प्लेखेनेव और मार्टेव जो थे वो मेंशेविक थे, ये कम बोलते थे। किस मतभेद के कारण दोनों पार्टियों का विभाजन हो गया था? तो मतभेद इनका था कि लेनिन कहता था कि पार्टी में केवल क्रांतिकारियों को शामिल किया जाए। कौन कहता है? लेनिन क्या कहता है कि पार्टी में केवल क्रांतिकारियों को शामिल किया जाए। और प्लेखेनेव कहता है कि इसमें श्रमिकों और कृषकों दोनों को शामिल किया जाए। इसी विचार पे दोनों पार्टी में क्या हो गया था? विभेद हो गया था। प्लेखेनेव का विचार ये था कि अगर श्रमिकों और कृषकों को शामिल करेंगे तो पूरे रूस में और बाद में पूरे यूरोप में साम्यवाद लाया जा सकता है। जब मतदान हुआ तो मतदान में कौन विजयी हुआ? तो बोल्शेविक जीता, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। लेनिन जीत गए, जबकि मेंशेविक को कम मत पड़े थे। जार निकोलस द्वितीय के काल में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां कौन कौन सी थीं? तो जार निकोलस द्वितीय द्वारा अपने राष्ट्र का पिता घोषित किया, अपने को राष्ट्रपिता घोषित किया। कौन सा निकोलस था जिसने अपने को राष्ट्रपिता घोषित किया? तो राष्ट्र का पिता यानी राष्ट्रपिता किसने घोषित किया? तो जार निकोलस द्वितीय ने। और संपूर्ण रूस का एक राष्ट्र कहा गया।
जार निकोलस द्वितीय ने उदारवादियों को संतुष्ट कराने के लिए ड्यूमा का निर्वाचन करने की घोषणा कब की थी? तो 1905 में। कब किया था? 1905 में किया था। किसको खुश करने के लिए? उदारवादियों को खुश करने के लिए। जार निकोलस द्वितीय के अंतिम वर्षों में जार निकोलस द्वितीय पे कौन से व्यक्ति का बुरा प्रभाव पड़ा? तो उस व्यक्ति का नाम था रासपुतीन। क्या था? रासपुतीन नाम था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना नाम था। और यह किसकी अंधभक्त थी? तो यह रासपुतीन की अंधभक्त थी। इसी कारण रासपुतीन जो था वह को हर मामले में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। यही कारण है कि रासपुतीन के विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी। जार निकोलस द्वितीय ने फिनलैंड में संवैधानिक सरकार को समाप्त कब किया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने फिनलैंड में 1899 ईस्वी में फिनलैंड में संवैधानिक सरकार को समाप्त कर वहां पर निरंकुश शासन स्थापित किया था। जार निकोलस द्वितीय ने कब 78 समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था? यानी कि जार निकोलस द्वितीय ने 1906 ईस्वी में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। कितने समाचार पत्रों पर? 78 समाचार पत्रों पर। और कितने पत्रकारों को जेल में डाल दिया? तो 18 पत्रकारों को जेल में डाल दिया, 78 समाचार पत्रों पर रोक लगाया। और यह प्रक्रिया कब की गई थी? 1906 में। रूस के किसान अपनी आय का आधा से अधिक कर्ज चुकाने में सरकार को दे देते थे। यानी कितना दे देते थे? तो आधा से अधिक दे देते थे। रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो रूस और जापान के बीच युद्ध 1904 और 1905 ईस्वी में हुआ था। रूस और जापान के मध्य, जिसमें बड़ी संख्या में किसकी मौत हुई थी? तो जिसकी बड़ी संख्या में यहूदियों की मौत हुई थी। और रूस जापान के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो रूस की हार हुई थी। और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में यहूदी मारे गए थे। जार निकोलस द्वितीय के अपने जीवन काल में कितनी क्रांतियों में सामना करना पड़ा? तो 2 क्रांति हुई थी। कौन सी? एक क्रांति हुई थी 1905 में और एक क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति कब हुई थी? जब जापान से हार गया था, उस समय क्रांति हुई थी। 1905 की क्रांति क्या थी? तो 1905 की क्रांति असफल थी, जबकि 1917 की क्रांति जो हुई थी, रूस से जारशाही शासन का अंत हो जाएगा। रासपुतीन की हत्या कब होती है? तो रासपुतीन की हत्या होती है 30 दिसंबर 1916 को। कब होती है रासपुतीन की हत्या? तो रासपुतीन की हत्या होती है 30 दिसंबर 1916 को। रासपुतीन की हत्या किसने की थी? तो प्रिंस एलिक्स ने की थी। किसने की थी? प्रिंस एलिक्स ने रासपुतीन की हत्या की थी। रासपुतीन की हत्या का ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा? तो जार के परिवार पर पड़ा और विशेषकर जरीना अलेक्जेंड्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा था। रूस में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो रूस में क्रांति की शुरुआत जो थी, तत्कालिक राजधानी जो थी पेट्रोग्रेड थी, वहाँ पे रोटी की मांग को लेकर क्रांति की शुरुआत की गई थी। कब? 7 मार्च 1917 को। कब क्रांति की शुरुआत हुई थी? तत्कालिक क्रांति की शुरुआत तो 7 मार्च 1917 को हुई थी। किस मांग को लेकर? रोटी की मांग को लेकर। पेट्रोग्रेड क्यों राजधानी का? क्योंकि पेट्रोग्रेड का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग किसका नाम था? तो सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्रेड कर दिया गया था। यहाँ बात ध्यान देने योग्य होगी कि अगर ऑप्शन में सेंट पीटर्सबर्ग होगा और पेट्रोग्रेड भी होगा तो पूछेगा कि रूस की तात्कालिक राजधानी कब कहाँ थी जब रूस की क्रांति हुई थी? तो उस समय तात्कालिक राजधानी पेट्रोग्रेड थी, ना कि सेंट पीटर्सबर्ग थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदल गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाम बदला था ना मेरे भाई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नहीं हुआ था, यहाँ ध्यान देना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। ध्यान से देखोगे लाइन तब ना, प्रथम युद्ध के दौरान हुआ था। यानी कि जो विद्रोह किया गया 7 मार्च 1917 को, तो जार निकोलस ने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सेना ने गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। यहीं से क्रांति का प्रारंभ था। यानी कि जब सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, तभी से सेना की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि सेना रूस की क्रांति का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो जब सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया भूखे ठंडे ठिठुरते लोगों पर, तभी से रूस की क्रांति को शुरुआत माना जाता है। जब कारखानों में काम करने वाली महिलाओं ने सुना तो 8 मार्च को आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? 8 मार्च को आंदोलन कर दिया महिलाओं ने। महिलाओं को श्रम करने के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था। अगले दिन पुरुष मजदूर भी इस विरोध में शामिल हो गए। यानी 8 मार्च को, यानी 9 मार्च को पुरुष भी इसमें शामिल हो गए। 7 मार्च को शुरू होता है, 8 मार्च को महिलाएं आंदोलन शुरू करती हैं और 9 मार्च को पुरुष भी उस आंदोलन में, यानी कि किसमें? औद्योगिक आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। 90,000 परिवार ने अपनी मांगों को रखते हुए कारखानों में काम करना बंद कर दिया। कितने? 90,000 परिवारों ने। 10 मार्च को शहर के बाहरी क्षेत्रों में पुलिस और सेना से हथियार छीनने का प्रयास किसानों ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसानों ने बाहरी क्षेत्रों में पुलिसों, शहर के बाहरी क्षेत्रों में किसानों ने पुलिसों और सेना से हथियार छीनने का प्रयास कब किया था? तो 10 मार्च 1917 को किया था। इसी क्रम में, यानी कि यह परिस्थिति जो चल रही थी, इसी परिस्थिति में किस संगठन को बनाया गया था? तो किसानों की क्रांतिकारी सोवियत नाम दिया गया था। किसानों की क्रांतिकारी संगठन बनाया था। इस संगठन को क्या नाम दिया गया था? तो
क्रांतिकारी सोवियत नाम दिया गया था। किसका? किसानों की क्रांतिकारी सोवियत नाम दिया गया था। किसने बनाया था? तो श्रमिकों और किसानों ने एक संगठन बनाया था। उस संगठन को किसानों की क्रांतिकारी सोवियत नाम दिया गया था। किसानों की क्रांतिकारी सोवियत। स्पीड नो पकड़ो स्पीड। सैन्य टुकड़ियों ने अपने अधिकारियों का आदेश का उल्लंघन किया और विद्रोहियों से जाकर मिल गई। यह घटना किस दिन हुई थी? तो यह घटना 12 मार्च 1917 को हुई थी। 12 मार्च 1917 को क्या हुआ था? तो 12 मार्च 1917 को यह हुआ कि जो सैन्य टुकड़ियां थी वो अपने अधिकारियों का बात मानना मना कर दिया और विद्रोहियों के साथ मिल गए। 14 मार्च को क्या होता है? तो 14 मार्च को क्रांतिकारी परिषद और ड्यूमा के सदस्यों की एक समिति ने मिलकर एक अस्थायी समिति निर्माण किया, जिसका नेता किसको बनाया गया था? तो प्रिंस ल्यूकोव को बनाया गया था। यानी कि अस्थायी समिति का निर्माण किस दिन किया गया था? तो 14 मार्च को किया गया था। और इस अस्थायी समिति के निर्माण में कौन शामिल था? तो क्रांतिकारी परिषद थी और ड्यूमा के सदस्य थे। और इसका नेता किसको बनाया गया? तो प्रिंस ल्यूकोव को बनाया गया था। अस्थायी सरकार में किसको शामिल किया गया? तो अस्थायी सरकार में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की को। किस पार्टी के नेता को? तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की को, अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुस्काव को तथा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ग्ल्यूकाव को शामिल किया गया था। जार निकोलस गद्दी कब छोड़ता है? तो जार निकोलस 15 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ देता है। जार निकोलस गद्दी कब छोड़ता है? तो 15 मार्च 1917 को। किसके पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ता है? तो अपने भाई ग्रेट ड्यूल माइकल के पक्ष में, अपने भाई ग्रोंड ड्यूक माइकल के पक्ष में गद्दी छोड़ देता है। कब? 15 मार्च 1917 को। इस तरह 300 वर्ष पुराने, कितने? 300 वर्ष पुराने रोमनोव वंश का अंत हो गया। इस तरह रूस में क्रांति सफल हो गई। कब? 15 मार्च 1917 को। किस वंश का स्थापना समाप्त हुआ? तो रोमनोव वंश की, जो 300 वर्ष पुरानी थी। पेट्रोग्राड का नाम बदलकर लेनिनग्राड कब किया गया था? तो पेट्रोग्राड का नाम बदलकर लेनिनग्राड 22 अप्रैल 1920 को किया गया था। कब? 22 अप्रैल 1920 को किया गया था। वर्तमान में इस जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इस जगह को सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से ही जाना जाता है। रूस की क्रांति में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो रूस की क्रांति में लेनिन व बोल्शेविकों की अहम भूमिका रही थी। रूस के अस्थायी सरकार में क्रांतिकारी समाजवादी दल के नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की को न्याय मंत्री बनाया गया। अक्टूबरिस्ट दल के नेता गुस्काव को युद्ध मंत्री बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक के नेता ब्ल्यूकाव को क्या बनाया गया? विदेश मंत्री बनाया गया। और टेरेवेंको को वित्त मंत्री और अर्थ मंत्री बनाया गया। टेरेवेंको क्या बनाया गया? टेरेवेंको वित्त मंत्री और अर्थ मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? वित्त मंत्री और अर्थ मंत्री बनाया गया। यह किस पार्टी का था? तो इस पार्टी का नाम दिया ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता ब्ल्यूकाव को क्या बनाया गया? ब्ल्यूकाव को विदेशी बनाया गया। ब्ल्यूकाव को विदेशी, ब्ल्यूकाव विदेशी। और अक्टूबरिस्ट दल के नेता को गुस्काव युद्ध मंत्री। गुस्काव युद्ध मंत्री। गुस्काव युद्ध मंत्री अक्टूबरिस्ट का दल का नेता था। क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेता अलेक्जेंडर केरेंस्की को न्याय मंत्री। अलेक्जेंडर केरेंस्की न्याय मंत्री किस पार्टी का था? तो क्रांतिकारी समाजवादी दल का नेता था। क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांति का मुख्य उद्देश्य था भूखे व गरीब को काम देना और उनकी तत्काल मदद करनी थी। लेकिन राजा के हटने के बाद सत्ता किसके हाथ में चली गई? तो राजा के हटने के बाद सत्ता कुलीनों और मध्य वर्गों के हाथ में चली गई। अंतरिम सरकार के सामने मुख्यतः दो चुनौती कौन कौन सी थी? तो दो चुनौती थी, युद्ध को जारी रखना और दूसरा रूस में उभरती सोवियत शक्ति का सामना करना। मई 1917 में मॉस्को में अखिल सोवियत का एक सम्मेलन किया गया, जिसने यह घोषणा की गई कि राजनीतिक क्रांति पर्याप्त नहीं है। कब की गई थी? 1917 में। कहाँ पे की गई थी? मॉस्को में। किस नाम से? अखिल सोवियत का एक सम्मेलन। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि राजनीतिक क्रांति जो है वह पर्याप्त नहीं है। यानी प्रिंस ल्यूकोव जो था वह कब इस्तीफा दे दिया? तो 20 जुलाई 1917 को इस्तीफा दे दिया था। ल्यूकाव को कौन सा पद मिला था? तो ल्यूकाव को विदेश मंत्री का पद मिला था और इसने इस पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। किसने अंतिम सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की ने अंतिम सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और युद्ध जारी रखने की नीति का पालन किया। किसने? अलेक्जेंडर केरेंस्की। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में रूस का किसके साथ युद्ध हो रहा है? तो यूक्रेन के साथ हो रहा है। यूक्रेन का राष्ट्रपति जो केरेंस्की है वो खुद नेतृत्व संभाल लिया है। तो उसी तरह उस समय जो युद्ध हो रहा था, इस्तीफा दे रहे थे, तो अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने अपने हाथ में ले लिया था? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की ने ले लिया था। युद्ध जारी रखने की नीति का पालन किया। केरेंस्की को त्यागपत्र कब देना पड़ा? तो दबाव में आकर केरेंस्की को 6 नवंबर 1917 को त्यागपत्र देना पड़ा था। 6 से 7 नवंबर की रात को संपूर्ण रूस में बोल्शेविकों का नारा गूंजने लगा। उनका नारा क्या था? उनका नारा था कि युद्ध समाप्त हो गया,
किसानों को खेत मिले तथा गरीबों को रोटी। यह नारा था। कब नारा था? 6 से 7 नवंबर की रात को नारा था कि युद्ध समाप्त हो गया, किसानों को खेत मिले और गरीबों को रोटी मिले। 25,000 रेड गार्ड्स सुने, जो रेड गार्ड्स थे 25,000 के लगभग, उन्होंने कहाँ पर कब्जा किया? तो रूस के सभी कार्यालयों पर, तार घर में, टेलीफोन घर में, डाकघर में और रेलवे स्टेशन पे कब्जा कर लिया था। इस तरह 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने क्रांति की, लेकिन रूस के कैलेंडर के आधार पर 25 अक्टूबर की तारीख थी। वह कितनी तारीख थी? तो वह 25 अक्टूबर की तारीख थी रूस कैलेंडर के आधार पे। लेकिन जो हम लोग तारीख देखते हैं तो वो कौन सी तारीख होती है? तो 7 नवंबर 1917 की थी। कौन सा प्रसिद्ध नारा लगाया गया? तो लैंड पीस रोटी का नारा लगाया गया। और इस नारे से कौन प्रसिद्ध हुआ? तो लेनिन जो इसी से प्रसिद्ध हुआ। किससे? लैंड मतलब भूमि, पीस मतलब शांति और रोटी मतलब रोटी। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो लेनिन प्रसिद्ध हुआ था इस नारा से। क्या नारा लगाया गया था? कि किसानों को भूमि मिली, यानी युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया मतलब पीस, यानी शांति स्थापित हो गई। किसानों को क्या मिली? किसानों को भूमि मिली, तो लैंड हो गया। और गरीबों को क्या मिला? गरीबों को रोटी मिली। तो यह नारा उस समय चल रहा था। नवंबर 1917 से 1920 तक बोल्शेविकों को अपने विरोधियों से लड़ना पड़ा। कौन कौन विरोधी थे? तो कुलीन वर्ग, जो रोमनों वंश के समर्थक थे, जो ज़ारशाही को फिर से स्थापित करना चाहते थे। दूसरा, कुछ ऐसे थे जो अमेरिका और फ्रांस की तरह लोकतंत्र के पक्षधर थे। तीसरा, बोल्शेविक विचारधारा के वे लोग जो साम्यवादी तो थे लेकिन क्रांतिकारी तरीके से बदलाव को सही नहीं मान रहे थे। ये 3 लोगों के साथ इनको लड़ना पड़ेगा कि बोल्शेविकों ने किस तरह से किया था। तो क्रांतिकारी जीता था इन्होंने। तो कौन विरोध कर रहा था? तो कुलीन वर्ग विरोध कर रहा था, जो रोमनो वंश का समर्थक था और जो राजशाही को फिर से स्थापित करना चाह रहे थे। ठीक। दूसरा, कुछ ऐसे थे जो अमेरिका और फ्रांस की तरह लोकतंत्र चाहते थे। क्या? जहाँ पे अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित हुआ था और फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, वैसे वो लोग भी चाहते थे कि रूस में लोकतंत्र स्थापित हो। ये भी विरोध कर रहे थे। और तीसरा, वो बोल्शेविक थे, यानी कि बोल्शेविक को मानने वाले थे लोग, लेकिन उनका मानना था कि बोल्शेविक विचारधारा के वे लोग जो साम्यवादी थे। क्या थे? साम्यवादी थे। और वो क्रांतिकारी के तरीके को सही नहीं मानते थे। लेनिन ने जिन देशों का ऋण वापस नहीं दिया, वे विदेशी शक्तियां क्या चाहती थी? वे चाहती थी कि या तो रूस में गृह युद्ध हो जाए या लेनिन की सत्ता को पलट दिया जाए। इसलिए जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ग्रीस, यूनान जैसे देश ने सशस्त्र सैनिकों को भेजकर रूस में गृह युद्ध में भाग लिया था। यानी कि रूस में गृह युद्ध में भाग लेने वाले कौन कौन थे? जापान था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, यूनान था। ठीक। कौन से देश थे? 4 देश थे। जाबे अगी। एक बार ऐसा लगा कि विदेशियों और आंतरिक विद्रोह का सामना नहीं कर पाएगा। इन सभी क्रांति विरोधियों ने एक श्वेत सरकार का गठन किया और बोल्शेविक सरकार या रेड सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी से ही रूस में गृह युद्ध कहा गया था। गृह युद्ध किसे कहा गया था? रूस में श्वेत सरकार का गठन किया गया और एक तरफ कौन सी सरकार हो गई? तो बोल्शेविक सरकार या रेड सरकार। एक तरफ श्वेत सरकार हो गई और एक तरफ रेड सरकार हो गई। इस तरह से रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था। यानी कि गृह युद्ध का जो परिस्थिति बना था उसको किसका आतंक कहा गया था? तो रूस में जो गृह युद्ध का परिस्थिति बना था उसे श्वेत आतंक के नाम से जाना जाता है। यानी रूस के गृह युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस के गृह युद्ध को श्वेत आतंक के नाम से जाना जाता है। और रूस में गृह युद्ध कब चला था? तो 1918 से लेकर 1920 तक चला था।